नमस्कार, मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से हिंदी की व्याकरण और पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री प्रेषित करता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज आपके समक्ष जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं का जो पुस्तक चलती है आरोह, उस पुस्तक का पाठ नमक का दारोगा। इसके भाग 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले 2 भागों में हमने जो जो पढ़ा उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उस कहानी को समझे बिना हम आगे की कहानी की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए पिछले भाग भी आप अवश्य देखिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। अब रही बात कि उन भागों का जो संक्षिप्त सार है वो बता देता हूं मैं कि जो मुंशी बंशीधर है अपने पिता के द्वारा प्रेरित करने के पश्चात नौकरी की तलाश में गए और सौभाग्य से अच्छे शकुन में निकले थे घर पे, और जाते ही उनको अच्छा पद मिल गया। कौन सा पद मिला? नमक का जो विभाग था उसमें उनको दारोगा का पद मिल गया। दारोगा का पद मिलते ही अब सब जानते हैं, पड़ोसियों के मन में थोड़े सूल उठने स्वाभाविक थे। कुछ जो लेन देनदार थे उनके थोड़ी हिम्मत आ गई कि अब हमारे पैसे चुक जाएंगे। दूसरा जो शराब बनाने वाले, सबको मतलब कुल मिलाकर सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ा, वो सब हमने उस भागों में पढ़ा है। अब नमक का दारोगा पद को प्राप्त करने के पश्चात पूरी मुस्तैदी से बंशीधर कार्य कर रहे थे, और इतने मुस्तैदी से काम कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, उनका अफसर, सब उनके कार्य से प्रसन्न थे, उनकी ईमानदारी से प्रसन्न थे, और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर उन्होंने सबका हृदय जीत लिया था, सबको मोहित कर दिया था। अब अचानक ही क्या होता है, एक दिन वो आराम से सो रहे थे, रात्रि का समय था। अब उसी समय नदियों की कलकल ध्वनि के मध्य गाड़ियों की आवाज और आ रही थी। उनको आश्चर्य हुआ, इतनी रात को गाड़ियों की आवाज कैसे आई? उनको कुछ संदेह भी हुआ, और संदेह के पश्चात वह हाथ में बंदूक लेकर के पूर्ण रूप से तैयार होकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के पश्चात किससे पूछते हैं, गाड़ियों, ये गाड़ियां कौन की है? तो जवाब मिलता है आलोपी दीन की। आलोपी दीन की गाड़ियां सुनते ही, आलोपी दीन की क्या विशेषता थी कि धन पर उनका ज्यादा विश्वास था, और सब उनके छोटे बड़े सब उनके ऋणी थे, और प्रभाव इतना था कि अंग्रेज सरकार का कोई प्रतिनिधि भी आता था तो उनके वहां पर मेहमान बनता था। तो इतने बड़े व्यक्तित्व की, इतने बड़ी हस्ती की गाड़ियां जा रही है तो निश्चित है रोकना, अब रोकना असंभव है, ये थोड़ा मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनको अपनी ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा गाड़ी रोकिए। गाड़ी रुकी, और उन्होंने कुछ बोरे उठा करके देखे, उनमें नमक के ढेरे मिले उनको, तो जो शक था वो यकीन में बदल गया। अब उन्होंने तुरंत कहा कि आपके जो आलोपी दीन है, पंडित आलोपी दीन, उनको तुरंत बुलाकर लाइए। यहीं से आज का भाग प्रारंभ हो रहा है। तो पंडित आलोपी दीन को जब ये सूचना मिली, किसी ने जाकर कहा कि साहब पंडित जी, हमारी गाड़ियां पकड़ी गई है और दारोगा जी जो है वो आपको बुला रहे हैं, आपको वहां जाना है। ठीक है। अब पंडित आलोपी दीन जो थे, आलोपी दीन की विशेषता थी कि लक्ष्मी पर उनको अखंड विश्वास था कि कोई भी समस्या, नॉर्मल समस्या जो भी होगी हल हो जाएगी, क्योंकि अपने पास धन है, और धन पैसा, पैसा सब कुछ करा देता है, नीति न्याय सबको खरीद लेता है पैसा, इतना उनको विश्वास था। और यही नहीं, वो मानते थे कि लक्ष्मी का तो स्वर्ग में भी वास है, अर्थात स्वर्ग पर भी अधिकार है, वहां पर भी अपना प्रभाव जमाती है, तो लक्ष्मी के सामने सब झुक जाते, इसलिए वो निश्चिंत बैठे थे। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने, इस तरह की बात उनके मन में थी कि न्याय और नीति सब ये लक्ष्मी के खिलौने। धन दिखा जब, न्याय और नीति भी तब तक है जब तक धन नहीं है, और धन आया और सारी न्याय नीति एक तरफ चल जाती है, और सब धन के खिलौने हैं। इसलिए गाड़ियों को रोकने पर भी निश्चिंत रहना। गाड़ियों को रोक लिया फिर भी क्या रहे हो? निश्चिंत रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे कोई दरोगा ने पकड़ लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेंगे कितना क्या। उनको पता था पैसे के लिए रोका हुआ, पैसे देंगे और अपने आप छोड़ देंगे, ये बात हो गई।
अब पंडित आलोपीदीन का बंशीधर के पास आना, वहां से आ गए। अब आने के बाद क्या बात होती है बंशीधर की और आलोपीदीन की, तो निश्चित है वहां पर आए। जी साहब बताइए क्या आदेश है, आपने गाड़ियां रोकी है और बताइए, ये तो खैर हमारी भी गलती, हम सीधे निकल जा रहे थे और इस तरह की कुछ बातें जो करते नॉर्मल, तो वैसी बातें उन्होंने की। और क्या कहा, हमारा और आपका घर का मामला है, हम आपस से अलग थोड़ी आपसे। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें कर करके उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे कि हम और आप एक ही तो है। ये मेरी गलती थी कि मैं जा रहा था और घाट पर जब तक जाते समय घाट के देवता को जल न चढ़ाए, उसको पूजा पाठ नहीं करे, तब तक वो अच्छा भी नहीं रहता। इसलिए आप और मैं अलग नहीं है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। ये तो आपने व्यर्थ में कष्ट उठाया, मुझे बुलाया, ये हुआ, ये तो हमारी गलती थी, मुझे पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए था। कहने का तात्पर्य क्या कहना चाहते हो, घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे, ऐसा हो सकता कभी? अर्थात जो यहाँ पर दरोगा नियुक्त है उसको भी कुछ न कुछ हिस्सा उसमें देना पड़ेगा, उसको भी कुछ न कुछ रिश्वत के रूप में कुछ न कुछ भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तब तक कार्य कैसे सिद्ध होगा। ये गलती हमने की जो बिना आपकी अनुमति के हम सीधे ही जा रहे थे, आपसे मिला बिना ही जा रहे थे। इस तरह निश्चिंत होकर बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सामान्य बात चल रही हो। अब यहाँ पर क्या, बंशीधर पर आलोपीदीन की बातों का कोई प्रभाव न पड़ना। अगली बात आती है कि बंशीधर आलोपीदीन ने इतनी सारी बातें कही, सब कुछ किया, उसको लालच भी दिया, लेकिन आलोपीदीन की बातों का बंशीधर पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो किस पर टिका हुआ था, ईमानदारी पर। उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरी ईमानदारी के बल पर या ईमानदारी से कार्य करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये करना है मुझे, वो करना है, ये कर्तव्य निष्ठा हो। तो यहाँ पर हम उन लोग नमक आरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। क्या जवाब दिया कि आलोपीदीन जी, पंडित जी, आप ये मानते हैं कि लक्ष्मी का सब जगह वास है, ये जो भी बात मानते हैं, या हम आपसे अलग थोड़ी है, ये जो बातें आपने कही है आपने शायद मुझे गलत समझा है। हम उन नमक आरामों में से नहीं है जो चंद रुपयों के खातिर अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से समझौता कर ले, ईमान बेच दे। ऐसे लोगों में नहीं, हम ऐसे लोगों में नहीं है। आप इस समय हिरासत में हैं और क्या बात कह दी कि आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, इस समय आप हिरासत में हैं, ये डायरेक्ट शब्द बोल दिया। देखो सोचो, इतने बड़े व्यक्ति के सामने, इतना प्रभावशाली व्यक्ति के सामने एक दरोगा इस तरह की बात कह रहा है, तो ये किसके बल पे कह रहा है, अपनी ईमानदारी के बल पर। और कायदे कानून के हिसाब से जो भी नियम अनुसार जो भी चालान होगा आपका वो कटेगा। चालान जानते होंगे कि जो गैर कानूनी काम करता है उसके लिए जो जुर्माना होता है वो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सब अचंभित हो गए। सब अचंभित क्यों हो गए, सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये छोटा सा व्यक्ति, ये नमक का दरोगा इतने बड़े पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने की भूल कर रहा है, ये कैसे चूक कर रहा है। सबको आश्चर्य हो रहा है, अब गया ये तो काम से, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इस तरह की मन में चल रही होगी सबकी बात। पंडित जी ने भी धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए पहली बार देखा था। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण आई है कि धर्म को धन का ऐसा निरादर। उनको जैसे बात आई थी ना कि लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, ये उनकी बात आई थी, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास को रखते थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया जिस समय धर्म ने धन का अनादर कर दिया हो, मतलब धन धर्म के सामने झुक गया। ऐसा उन्होंने जीवन में पहली बार देखा कि ईमानदार व्यक्ति के सामने धन भी काम नहीं कर रहा, इसलिए वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे ये क्या हुआ। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही पंडित आलोपीदीन ने भी, आलोपीदीन कम थोड़ी थे। अब उन्होंने सोचा हो सकता है कई बार अपनी बातों से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पैसों की संख्या या बताएंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आलोपीदीन का बंशीधर के बारे में विचार, तो आलोपीदीन ने सोचा शायद ये जो बंशीधर है इसकी नई नई नौकरी लगी,
और नई नौकरी लगने के कारण अभी इसको सांसारिक मोह माया के प्रभाव में इतना नहीं आया है, उद्दंड है, समझता नहीं है क्या कर रहा है, इस तरह की बातें वो सोच रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। और धन और लक्ष्मी यही जीवन में सब कुछ काम आती है, ईमानदारी और कुछ काम नहीं आती इस तरह। तो ये अल्लड़ है, ये दूसरी सोचता है कि अल्लड़ है, मूर्ख है, या झिझकता है, नया नया ना, इसलिए पैसे लेने में झिझक रहा है, रुपए लेने में झिझकता है, रिश्वत लेने में झिझकता है। ये मन में उसके विचार चल रहे थे। लेकिन आलोपी दिन द्वारा रिश्वत की पेशकश करना तथा बंशीधर द्वारा उसको ठुकराना, अंत में जाकर आलोपी दिन ने सोचा कि अब रिश्वत की पेशकश कर ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब आप ले लीजिए, 1000 रुपये ले लीजिए। तो आलोपी दिन की बात सुनकर के, 1000 रुपये की बात सुनकर के, और गुस्से में हो गए कौन, बंशीधर, कि 1000 क्या, आप 1 लाख दोगे तो भी मैं काम नहीं होने दूंगा, गलत कार्य नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा 2000 ले लीजिए, इससे 5 बढ़ती गई, 3000 ले लीजिए। उसी बीच में उन्होंने कहा बदलू सिंह जो उनका हवलदार था, आप हिरासत में ले लीजिए। अब बदलू सिंह के मन में विचार चल रहा था, बदलू सिंह जानता था कि कितनी बड़ी हस्ती है, पर क्या करे, हुक्म है, सरकारी हुक्म है, बंशीधर का आदेश है, वो उस समय उसका अधिकारी है, उसको गिरफ्तार करना ही था। लेकिन फिर भी वो थोड़ा हिचक रहा था सामने जाने में कि कैसे उसको हथकड़ी पहनाओ। फिर भी बार बार उसको आदेश मिल रहा था, इसलिए बदलू सिंह भी परेशान था। अब रिश्वत की पेशकश इतनी हो गई कि लास्ट में 30,000 तक पहुंच गई। 30,000 के बाद में कहा चलो 40,000। फिर उन्होंने कहा बदलू सिंह करो गिरफ्तार। तो उन्होंने कहा साहब 45,000 ले लीजिए, लेकिन पार नहीं पड़ी। कितने पैसे बोले, लेकिन बंशीधर को ईमान से वो डगा नहीं सके, हिला नहीं सके, और बंशीधर अपने ईमान पर कायम रहे और बदलू सिंह को उसको गिरफ्तार करना पड़ा। अब गिरफ्तार होने के बाद में खूब उन्होंने गिड़गिड़ाया कि भाई मेरी किरकिरी हो जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, आप तनिक विचार कीजिए, कुछ ले दे करके समझौता कर लीजिए। लेकिन ईमानदारी के बल पर टिके हुए बंशीधर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये अब तक की ये आगे की जो कहानी है वो आगे के भाग में पढ़ेंगे। अब रही बात इसकी व्याख्या की, सर्वप्रसंग व्याख्या। तो सर्वप्रसंग व्याख्या हम जानते ही है कि किस प्रकार हमको सर्वप्रसंग व्याख्या लिखनी है। पहले हमको शुरुआत में प्रसंग लिखना है। प्रसंग किस प्रकार लिखना है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये जो बोर्ड पर लिखी हुई जो सामग्री है, इसको निश्चित रूप से आपको कॉपी में उतारना चाहिए, और मैं कहता हूं कि इनका स्क्रीनशॉट लेकर के उतारना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इस पाठ के जो नोट्स है वो आपके तैयार हो जाते हैं। भविष्य में जब भी परीक्षा है उस समय शॉर्ट में आप पढ़ना चाहें तो नोट्स से पढ़ सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण नोट्स आपको कॉपी में निश्चित रूप से उतारने हैं। अब आती है प्रसंग की बात। तो पहले हम प्रसंग का बिंदु लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश। अब देखो पद्यांश नहीं है, गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखो यहां पर। आरोह के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से अवतरित है। ये इसका प्रसंग हो गया। प्रसंग के पश्चात एक जो इसमें बताया गया है वही भी बात हमको यहाँ पर लिखनी है। तो बंशीधर और आलोपी दीन, बंशीधर व आलोपी दीन की जो वार्ता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बंशीधर तथा आलोपी दीन की वार्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यहां इस लिखेंगे व्याख्या।
व्याख्या भी जो बताई थी उस प्रकार हमको व्याख्या लिख देनी है। व्याख्या के पश्चात विशेष का जो बिंदु आता है वो विशेष का बिंदु भी हमको लिखना है यहाँ पर। तो विशेष के बिंदु में देखिए, विशेष, इसके अंदर पहला विशेष लिखेंगे हम भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है। और इस गद्यांश में अगर आपको कहीं उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इस तरह कोई शब्दावली दिखती है, समास की दिखती है तो लिखेंगे सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगर संधि युक्त दिखती है तो संधि युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया। उपसर्ग प्रत्यय दिखता है तो उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो उपसर्ग युक्त शब्दावली का प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग, ठीक है, यहां पर लिख देंगे। और धर्म और धन के संघर्ष का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। धर्म और धन के संघर्ष का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है इसमें, लाक्षणिकता भी प्रकट हुई है, ये इसमें लिख देंगे। तो ये रही इसकी व्याख्या और प्रसंग और विशेष, ठीक है। अब ये सारी बातें होने के बाद क्या बंशीधर ने जो कार्य किया है उस कार्य को देख करके, और आलोपीदीन का गिरफ्तार उसको किया है आलोपीदीन को, तो आलोपीदीन गिरफ्तार होकर के क्या जेल में चला जाएगा या फिर वह कोई अपने धन के बल पर वहां से छूट जाएगा? और छूट जाएगा तो बंशीधर के प्रति उसका व्यवहार कैसा रहेगा? ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।